संस्कारी बहू और मॉडर्न बहू का बंटवारा। अरे बेटा, तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो। हाँ पिताजी, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। हरिहर एक मेहनती किसान था। रवि उसका बड़ा बेटा था, लेकिन उम्र में अभी वो केवल 10 साल का था। उसकी समझदारी के चलते हरिहर उसे अच्छी शिक्षा और खूब पढ़ाना लिखाना चाहता था। देखना बेटा, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, पढ़ लिख कर इस गांव को तरक्की पर ले जाओगे। हरिहर का बेटा रवि छोटी उम्र से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था और अपने पिता की बहुत मदद करता था। वहीं उसका छोटा बेटा हमेशा दोस्तों के साथ मौज मस्ती में रहा करता था। देखते ही देखते हरिहर किसानी करते करते कई सारी जमीन अपने नाम कर लेता है। अच्छा खासा कमाकर अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा लेता है। लेकिन बड़े होने के बाद वो रवि को आगे की पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर भेज देता है। बेटा, जाओ और पढ़ लिख कर कुछ बन कर आना। रवि अपने पिता के पैर छूता है। पिताजी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। रवि अपनी ट्रेन पकड़ता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद हरिहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर उसका छोटा बेटा पूरन उससे कहता है, पिताजी, रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जहां बड़ा बेटा अपने माता पिता को छोड़कर शहर में बैंक की नौकरी करने लगता है, वहीं छोटा बेटा अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने माता पिता की देख रेख में लग जाता है। बड़ा बेटा शहर में एक मॉडल लड़की से शादी कर लेता है, तो वहीं छोटा बेटा संस्कारी लड़की से शादी करके अपनी पत्नी को अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लगा देता है। अजी, रवि को गए हुए पूरे 7 साल हो गए हैं। उसे देखने का बहुत मन है, उसे बुला लीजिए। अरे पता नहीं वो आएगा या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। हरिहर तुरंत अपने बेटे रवि को फोन करता है और उसकी माँ की हालत बताता है, जिसे सुनकर रवि अपनी मॉडर्न पत्नी के साथ गांव चला आता है। ओह माय गॉड, कितनी बदबू आ रही है यहाँ। वेरी वेरी डिस्गस्टिंग। रवि, तुम्हारी बूढ़ी माँ यहाँ रहती है? ये मेरा गांव है तानिया, यहीं में बड़ा हुआ और मेरे माता पिता ने मुझे यहीं पाला। जैसे ही रवि तानिया को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचता है, तानिया रवि की माँ उमा को देखकर दूर ही खड़ी रह जाती है। तू आ गया रवि, मैं तेरा कितना इंतजार कर रही थी। क्या तुझे अपनी माँ की कभी याद नहीं आई? अरे रवि, ये मेरी बहू है क्या? लेकिन बहू ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? ओह प्लीज, मेरे कपड़ों की बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो फैशन है और मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तानिया का ये बर्ताव घर के किसी भी सदस्य को पसंद नहीं आता, लेकिन जब तानिया को ये पता चलता है कि रवि लाखों की प्रॉपर्टी का मालिक है, उसकी नीयत उसकी प्रॉपर्टी पर फिसल जाती है, जिसके चलते वो रवि को अपने परिवार के खिलाफ ही भड़काने लगती है। तुम ही सोचो रवि, तुम्हारा निखट्टू भाई किसी लायक नहीं है। इसके हाथ प्रॉपर्टी लगेगी तो सारी प्रॉपर्टी का नाश पिट जाएगा। मैं तो कहती हूँ प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, ताकि तुम्हें और तुम्हारे आने वाले बच्चों को फ्यूचर में फायदा हो। तानिया रवि को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहलाती है और प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा के प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा अपने नाम करवा लेती है और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बेचारे पूरन के लिए छोड़ देती है, जिसके बाद वो अपनी सास और देवरानी के ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर देती है। अरे ओ बुढ़िया, जब देखो इस घर में फोकट का खाती रहती है। चुपचाप बिस्तर से उठ जा और घर की साफ सफाई कर। और तू ये क्या देख रही है? जाकर मेरे लिए बढ़िया सा खाना बना कर ला। जेठानी जी, आप मुझसे जैसी मर्जी बात कर लीजिए, लेकिन माँ जी से ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगता। तानिया गंगा के बाल पकड़ लेती है। तो अब क्या तू मुझे सिखाएगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी है? कान खोल कर सुन ले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर तानिया वहां से चली जाती है, जिसके बाद दोनों गरीब सास बहू घर के कामों में लग जाती हैं। इसी प्रकार तानिया अपने पति रवि के साथ अकेली बड़े घर में रहने लगती है और रवि के परिवार को घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग अपनी थोड़ी सी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। बड़े बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, न कि इसलिए कि वो बुढ़ापे में आते ही हमें घर से निकाल दे। पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ और मैं दोबारा से इसी जमीन पर किसानी करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरन प्रॉपर्टी के छोटे हिस्से के मिलने के बाद भी कड़ी मेहनत करता है
और उस जमीन पर खेती करता है, जिसके चलते वो धीरे धीरे पैसा कमाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई रवि अपनी मॉडर्न बहू के चलते सारा पैसा पार्टियों और अपने शौक को पूरा करने में खत्म कर देता है, जिसके चलते धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। डार्लिंग, जरा इस हार को देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा हार डायमंड का है। मुझे तो बस यही चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, जितना था सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो बस हमारे पास ये घर ही बचा है। ये सुनने के बाद तानिया के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने शहर तो छोड़ दिया था, लेकिन गांव में रवि को एक नौकरी तक नहीं मिली थी, जिसके चलते एक दिन उन्हें अपना घर भी बेचकर अपना कर्जा चुकाना पड़ता है और गांव में ही एक किराए के मकान पर रहना पड़ता है। एक दिन रवि के घर पर उसका मकान मालिक आता है। अरे क्या बात है रवि भाई, कई दिन हो गए हैं, किराया देने का कोई नाम नहीं लिया तुमने। भाई जी, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, जैसे ही मुझे कहीं नौकरी मिल जाएगी मैं आपका किराया दे दूंगा। अरे केवल 1 महीने की मोहलत और दे रहा हूं, उसके बाद धक्के मार कर तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सोच लो रवि भाई, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मनोहर ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में तानिया रवि के पास आती है और गुस्से से कहती है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या खाऊं? अरे तुमने तो मुझे भूखा ही मार दिया। इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी, ताकि तुम मुझे इस तरह गरीबी के दिन दिखा सको। तानिया के ये कहते ही रवि उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है और कहता है, तुम्हारी ही वजह से ये सब हुआ है। मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को तुमने मुझसे अलग कर दिया। मेरी माँ और मेरे पिताजी के ऊपर तुमने इतना जुल्म किया, लेकिन वो फिर भी चुप रहे। और मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ मिलकर घर का बंटवारा करवा दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा कहकर रवि वहां से चला जाता है, जिसके बाद तानिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए रवि के परिवार के पास जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पूरे परिवार को बिखेर दिया, सिर्फ अपने लालच के चलते। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं माफ करने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। तानिया अपनी गलती को मानकर वापस वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी गंगा उसे रोक लेती है और कहती है, शाम का भूला अगर घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी गलती का एहसास है जेठानी जी, हमारे लिए इतना ही काफी है। आज से हम सभी एक परिवार की तरह फिर से रहेंगे। सभी लोग तानिया और रवि को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।